हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर आपके चैनल पे जहां पे हम पढ़ रहे थे प्लानिंग चैप्टर। हमने ऑलरेडी इसके दो पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट पे हमने पढ़ा था प्लानिंग के मीनिंग, प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं वगैरह, हमने सारी चीजें पढ़ी थी। दूसरे वीडियो में पढ़ा था उसके इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड डायरेक्शन, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। फिर हमने लिमिट पढ़ा, लिमिटेशन में रिजिडिटी, इट मे नॉट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, टाइमली, कॉस्टली, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हमें समझना है ये प्लान आखिर में बनता कैसे है। बोलो गिरीश सर, आपने एक चीज तो बता दी, प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो। बट प्लानिंग करे कैसे सर? ये प्लानिंग प्रोसेस कैसा सर? मुझे प्लान करना है, मेरी पढ़ाई में कैसे करूं? तो आपको अब अपनी पढ़ाई प्लान करनी है ना। आपने सोच लिया सर मैं अपनी पढ़ाई प्लान करना चाहता हूं, मैं अपने इस गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना चाहता हूं। तो ये प्लानिंग प्रोसेस शुरू कहां से होता है, आज हम शुरू करते हैं। तो ये प्लानिंग प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो ये प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ये प्लानिंग प्रोसेस का गाइस सबसे पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या सेट करना होता है? सबसे पहले सेट करना होता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव। क्या मकसद है यार? दुनिया में कोई भी बिजनेस ले लो, टाटा अंबानी, टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, आप हो, मैं हूं, हर एक का एक मकसद है। आप लोगों का मकसद है कि नहीं 95% लाना? मेरा मकसद है कि नहीं इंडिया का बेस्ट टीचर बनना? तो हर कोई उसी चीज पे प्लान कर रहा है। एक आपका मकसद है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, और हर कोई उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। सिंपल सा फंडा है। हर किसी कंपनी का एक मिनिमम मेन ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता ही है कि वो अपने प्रॉफिट को जितना हो सके उतना इंक्रीज करे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये इंटेंशन से तो काम कर ही रही है कि उसका जो भी प्रॉफिट है, उसका जो भी मुनाफा है, वो इंक्रीज होना चाहिए। एक एनजीओ एक मोटिव से काम करती है कि जितने हो सके उतने लोगों की सेवा करे। आप लोगों का भी एक मकसद है कि नहीं कि सर मुझे 12th में 100 में से 100 बीएसटी में लाने हैं या 96% ओवरऑल लाने हैं। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? ये वो चीज है जो आप लोग अचीव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? हाँ सर बिल्कुल, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जो मैं अचीव करना चाहता हूं। Objective may be set for the entire organization and each department or unit। ये सारी सब कुछ हो सकता है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव बना दें, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन, एक परचेज, एक सेल्स, एक मार्केटिंग, मैं हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव बना दूं। गाइस हम अपने डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं, ओवरऑल लेवल वाइज भी बना सकते हैं, बट हमारा इसमें इंटेंशन एकदम क्लियर है। इंटेंशन क्या क्लियर है कि जिस दिशा में हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया उस दिशा में हमें काम करना है। तो प्लानिंग की शुरुआत भी वहां से ही होती है गाइस। सबसे पहले जो मेरा मकसद है, जो मेरा मोटिव है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे मेरे मोटिव को, मुझे मेरे लक्ष्य को कैसे भी करके क्या करना है, कैसे भी करके क्या करना है, मुझे मेरे मोटिव, मेरे लक्ष्य को गाइस कैसे भी करके अचीव करना है। दैट इज सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, आप चाहो तो डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हो। ठीक है, और क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को एक दिशा बताते हैं, एक राह बताते हैं जिस दिशा में उनको काम करना है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भाई कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो तो सोचो क्या वो ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव हो जाएगा। ठीक है, जब श्री राम रावण का वध करने गए थे तो उनको पता था ऐसा ऐसा होगा, एक उनका बेटा रहेगा, एक भाई रहेगा। तो ये सारी चीजें सोचो गाइस। जिंदगी में जब आप पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपको देखना है आसपास माहौल क्या रहेगा, आपको देखना है कि नहीं कि आप, कोई भी इंसान अपने बर्थडे के दिन तो सीरियसली नहीं पढ़ रहा, पढ़े तो बहुत अच्छी बात,
अपने मॉम डैड के बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन, कोई घर पे शादी हो, क्या है, सारी चीज़ें देखो तो सही कि आने के आपकी जो भी पढ़ाई की प्लानिंग चल रही है, तो पढ़ाई की प्लानिंग में किस प्रकार की कैसी कैसी रुकावटें आ सकती है, क्या क्या दिन आपके यहाँ ब्रेक लग सकता है, क्या क्या दिन आपकी छुट्टी हो सकती है, ये सारी चीज़ें सोचना ज़रूरी है कि नहीं? हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर। हम प्लान क्या चीज़ का करते हैं? हम प्लान क्या चीज़ का करते हैं? प्लान हम करते हैं फ्यूचर का, जो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित है। फ्यूचर इज़ वेरी मच अनसर्टन। किसी का भी फ्यूचर कोई सिक्योर्ड नहीं है, बट हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं गाइस। देखो, एलन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इसी चीज़ पे जीतते हैं। वो फ्यूचर के जो प्रिडिक्शन है ना, फ्यूचर के अजम्पशन की आगे जाके ये चलेगा, आगे जाके ये चलेगा, इसलिए उनका पहला प्रोजेक्ट टेस्ला, वो और भी उससे भी पहले थे, पेपल भी था, बट टेस्ला हिट गया। टेस्ला के बाद ही वर्कड ऑन स्पेसएक्स, वो हिट गया, एंड ही नेवर सेड कि मैं हमेशा कुछ सोचता रहता हूँ। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो अपनी फ्यूचर की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहे। तो वी नीड टू मेक सर्टन अजम्पशंस। यही अजम्पशंस है आगे जाके जब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट भी करते हो ना, तो वी नीड टू मेक अजम्पशन। सर आगे जाके कौन सा सेक्टर चलेगा? सर मुझे लगता है ईवी का, किसी को लगता है 5G का, किसी को लगता है इथेनॉल का, किसी को लगेगा केमिकल का, किसी को लगेगा किसी भी अलग अलग, इंटरनेट का, कुछ भी अलग सेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये अजम्पशंस जिसके बेसिस पे आपकी काम होंगे, दैट्स ऑल अजम्पशंस, दैट्स कॉल्ड प्रीमाइसेस। ये जो आप अपने प्लानिंग में अजम्पशंस बिठा रहे हो, या अपने प्लानिंग में जो रिसर्च कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप काम करोगे, इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Planning is concerned with the future which is uncertain, and every planner using about what might happen. Therefore, the manager is required, एक manager को कुछ assumptions बनाने पड़ते हैं about the futures, and this assumption is called premises. Assumptions are the base material upon which plans are to be drawn. द बेस मटीरियल, ये जो बेस मटीरियल पे हम कहीं ना कहीं अपने फोरकास्ट बिठा रहे कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, इतनी सेल्स कर लेंगे, इतना रेवेन्यू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये फोरकास्ट भी का एक सोच है, फोरकास्ट भी कहीं ना कहीं एक तरीके की सोच है, एक तरीके का अजम्पशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं गाइस डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ये जो मेरी फोरकास्ट है गाइस, फोरकास्ट भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके की सोच है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का मेरा असम्पशंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोरकास्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आप कार का सोच रहे हो बिजनेस, तो आगे जाके सरकार देख लेना, पेट्रोल के टैक्स रेट, पेट्रोल गाड़ियों पे टैक्स रेट बढ़ा देंगे, ईवी पे कम कर देंगे, ये जीएसटी रेट होगा, ये मशीनरी ऐसी आएगी, आगे जाके बिजनेस के लिए लोन चाहिए होगा तो शायद तक ये रेट पे मिलेगा। तो ये सोचना, आगे जाके जीडीपी इतनी रहेगी, इन्फ्लेशन ये रहेगा वगैरह। इसलिए तो गाइस कोई भी कंपनी जब अपने डेटा प्रेजेंट करती है ना, हम आने वाले समय में इतना सेल्स करेंगे, तो पहले मार्केट को देखते हैं। देखो आने समय पे हमें ऐसा लगता है सरकार का बहुत सपोर्ट होगा रिन्यूएबल एनर्जीज पे, इसलिए हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेंगे। तो ये सब फोरकास्टिंग, ये अजम्पशंस, ये जो हम भी हमारे प्लानिंग में जो भी अजम्पशंस या फोरकास्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं गाइस डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हमने जो भी काम करना है, अब गाइस यहाँ पे हमने क्या किया है, हर एक तरीके को, हर एक और रास्ते को सिर्फ आइडेंटिफाई किया, कुछ नहीं कर रहे। बोले आइडेंटिफाई कर लो, 1 2 3 4। एक लड़की की शादी कराने कौन से लड़का, एक ये लड़का मिश्रा जी का, एक शर्मा जी का, एक अग्रवाल जी का, एक इनका अलग अलग लड़के आइडेंटिफाई किए, कुछ नहीं। 10th के बाद अलग अलग रास्ते आइडेंटिफाई किए ना, साइंस कॉमर्स आर्ट। स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से 50 कंपनियां हैं, टू ये 50 कंपनियां, 1 2, तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। पर एक चीज याद रखना, जितना अगर इम्पोर्टेंट फैसला है ना, जितना फैसला आपकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, उतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करियो। ऐसा मैं मानता हूँ, आपकी सोच अलग हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में वो फैसला अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको इन्वॉल्व करिए। क्योंकि अब जैसे कि 12th के बाद है, 12th के बाद आप लोगों को सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, बीकॉम करना है, क्या भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, बीकॉम भी कर सकते हो, साथ में मल्टीपल कोर्सेज भी कर सकते हो इसमें। तो यू नीड टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना ज़रूरी है। तो आप जितने लोगों से हो सके इन्वॉल्व करो।
ये स्टेप में हम जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ना, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि रिजल्ट उतना अच्छा आता है। Once objectives are set, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. हमें उस पे क्या करना है, उस पे एक्ट करना है। कोई भी काम को करने के, जैसे गूगल मैप पे हम जाते हैं, रास्ते ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन एक्स, ऑप्शन वाई, ऑप्शन जेड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो अलग अलग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को काम करने के जितने भी तरीके हैं, हर एक तरीके को, हर एक वे को हमें आइडेंटिफाई करना है। आप चाहो तो सपोज अब आप गुड्स बनाते हो तो हाथ से बनाते हो, तो हाथ मिठाई बनाने का काम है, तो मिठाई हाथ से भी बनाओ। या आप सोचते हो कि चलो सर अब मैं मशीन यूज़ करूँगा, अब मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा, मैं नई इनोवेटिव मशीन लेकर आऊँ, तो भी कर सकते हो, जैसा आपको काम करना। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम को करने के जितने भी अलग अलग तरीके हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनोवेटिव कोर्स में बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल, कि भाई देखो जितने ज़्यादा लोगों को लेकर आओगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, उतने ज़्यादा सोच आएंगे। इफ़ अ प्रोजेक्ट इज, देखो जैसे 10th के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैसला लेना, सीए करूँ, सीएस करूँ, बीकॉम करूँ या सीएमए करूँ, कुछ भी करूँ। तो आप जितने ज़्यादा लोगों को, जितने क्रूशियल, कितने इंपॉर्टेंट लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी टास्क को, कोई भी काम को करने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी मेथड्स हैं, हमने सारे तरीके, सारे मेथड्स को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट, अब गाइस, अब शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज आ गई, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज आ गया, 12th के बाद कोर्सेज आ गए। अब हर एक को इवैल्यूएट कर दोगे कि नहीं? मैं बाकी सब चीज़ों में इतना एक्सपर्ट नहीं, इतना बताता हूँ, शेयर मार्केट में जब इतनी सारी कंपनीज आती तो मैं देखता हूँ कि भाई किसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न आएगा विद अ मिनिमम रिस्क, विद अ कम से कम रिस्क में किन शेयरों पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। आप हर एक शेयर का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे कि नहीं, कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कितने नुकसान पे, कितना रिटर्न आने के चांस है, कितने रिस्क पे। तो दैट आर दी प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई कितना मुझे बेनिफिट मिल सकता है कितने के रिस्क में, कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है कितने के रिस्क में। ये सारी चीज़ें बन जाती है प्रोज एंड कॉन्स। हर एक ऑल्टरनेटिव के प्लस और नेगेटिव पॉइंट को देखूंगा कि नहीं, हर एक ऑल्टरनेटिव के रिटर्न और रिस्क को देखूंगा कि नहीं देखूंगा। जितना ज़्यादा रिटर्न आएगा, जितना रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड, कि भाई इतना रिटर्न पे इतना रिस्क है, इतने रिटर्न पे इतना रिस्क है, तो जिसका ये रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड फाइल सबसे बढ़िया होगा, जिस ऑल्टरनेटिव में मुझे लग रहा होगा कि भाई सबसे ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस है, सबसे बेस्ट होने के चांसेस है, मैं उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लूँगा। The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. Each course will have many variables which have to be weighed, कि भाई किस हर एक शेयर में कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। The positive and negative aspect of each proposal need to be, हर में देखो भाई इस कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है, इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है। इन फाइनेंशियल प्लान फॉर एग्जाम्पल द रिस्क रिटर्न, कि भाई इतना रिस्क लेने से कितना फ़ायदा आ रहा है, क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें। जितना ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है उतने ही हायर चांस होंगे रिटर्न भी ज़्यादा देंगे। लाइफ का सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रिस्की होगा उतना ही ज़्यादा आपके रिटर्न आने के चांसेस भी हाई है। टू वैल्यूएट सच प्रपोजल डिटेल कैलकुलेशन, अब जैसे कंपनी में कर रहे हो तो EPS देखो, टैक्स रेट देखो, P रेशियो देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं कभी आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके इवैल्यूएट करो। सिर्फ इवैल्यूएट, देखो अभी तक सिर्फ इवैल्यूएट किया। अब इवैल्यूएट करने के बाद एक लड़की ने सारे बायोडाटास देखे ना, सबसे मिलने के बाद एक लड़की को करेगी फाइनल, इतने सारे शेयर्स को स्टडी के करने के बाद किसी एक शेयर को मैं करूँगा फाइनल, तो दैट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। दिस इज द क्रूशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैसले की घड़ी है, जैसे एक लड़की के लिए फैसले की घड़ी नहीं होती किस लड़के से मुझे शादी करनी है, वैसे ही एक मैनेजर के लिए ये एक बहुत बड़ी फैसले की घड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि यहाँ पे उसको फैसला करना है कि कौन से डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग।
द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड, जो सबसे बढ़िया प्लान है, जो सबसे सही प्लान है, उसको अडॉप्ट करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। द आइडल प्लान वुड बी मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव, कि सबसे बेस्ट प्लान तो वही है जो सबसे ज़्यादा फिजिबल भी हो, प्रॉफिटेबल भी हो, जिसमें सबसे कम नुकसान हो। हमें एक वैसा आइडिया ही सेलेक्ट करना चाहिए ना गाइस जिसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा भी आ रहा हो, फायदा भी हो रहा हो और नेगेटिव चांसेस होने के भी कम हो। मोस्ट प्लान मे नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू मैथमेटिकल एनालिसिस, तो हमें एनालिसिस करने हैं और हमने क्या किया है गाइस, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से जो ऑल्टरनेटिव हमें सबसे बढ़िया लगा, जो तरीका हमें सबसे बढ़िया लगा, उस तरीके को हमने सेलेक्ट किया और उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। चलो, समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में भी सिलेक्टेड, कि कई बार क्या होता है सिर्फ एक प्लान नहीं सेलेक्ट करके हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन करते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई द पीएनसी, कि भाई हम पीएनसी अप्लाई करते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट कोर्स होगा, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। एक बार हमने प्लान को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक बार गाइस हमने हमारे प्लान को सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपने शेयर को सेलेक्ट कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना। इम्प्लीमेंट शेयर मार्केट में कैसे करते हैं हम? इम्प्लीमेंट शेयर मार्केट में कैसे करते हैं? हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय उस पर पैसा लगा के। मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, उसमें पैसा लगा दूंगा। फॉर कम्स इन द पिक्चर विद पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। यहाँ पे हम हमारे प्लान को एक्शन पे लेकर आएंगे और एक्चुअल पे उसके काम करना शुरू करेंगे। तो गाइस, अगर मुझे मेरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्या इंक्रीज करना है, तो आई नीड टू इंसर्ट मोर लेबर। अब मुझे पैसा लगाना है तो मैं शेयर खरीदना है तो पैसा लगाऊंगा। इम्प्लीमेंट जो भी तुमने सोच लिया, सर मेरे को कॉमर्स लेना है, कॉमर्स ले लिया, सर ये लड़का फाइनल कर लिया, लड़का फाइनल कर लिया, जो भी तुमने सपना देखा है, जो भी तुम्हारा फाइनल विजन है, जो भी तुम्हारा फाइनल प्लान है, अब उस पर हम काम करेंगे। तो इससे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द स्टेप। This is a step where other managerial function comes into the picture. The step is concerned with putting the plan. जो भी मेरा प्लान है उसको मुझे एक्शन में लेकर आना है, doing what is required. If there is a plan to increase production, then more labor. Production बढ़ाना है तो ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मशीनरी लगेगी. This step would also involve organizing. हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। एक बार मैंने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक बार मैंने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉलो अप, की देखना जैसे मैंने सोचा है क्या मेरा प्लान वैसा काम कर रहा है, मैंने जैसा सोचा था क्या शेयर वैसा रिटर्न दे रहा है, नहीं है तो बदलाव करने की ज़रूरत है कि नहीं, नहीं है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। और उससे हम क्या बोलेंगे गाइस? फॉलो अप एक्शन। जिस तरीके से हमने सोचा है अगर हमारा प्लान वैसा काम नहीं कर रहा है तो वी नीड टू चेंज इट, दैट इज कॉल्ड एज फॉलो अप एक्शन। एंड इसी के साथ हमारा प्लानिंग का प्रोसेस खत्म होता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप हम लिख के अपनाते हैं। गाइस सबसे पहला है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि आपको 95% लेकर आना है। उसके बेसिस पे आपने कुछ प्रीमाइसेस बनाए, कुछ अजम्पशंस बनाए कि भाई ये दिन छुट्टी होगी, ऐसा होगा, ये होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कब कब पढ़ूँ। तो आपने आइडेंटिफाई किया, एक है मेरा सुबह का शेड्यूल, एक है मेरा इवनिंग का, एक है मेरा आफ्टरनून का, एक नाइट का। अब आपने हर एक को इवैल्यूएट किया। बोले सर सुबह तो पॉसिबल नहीं, स्कूल है। सर आफ्टरनून स्कूल से आते हैं, नाइट को जल्दी सोना पड़ता है, स्कूल है, तो इवनिंग को इवैल्यूएट करके सब जाए। इवैल्यूएट करने के बाद आपको पता चला कि भैया इवनिंग का बेस्ट है, दैट्स अ रियल पॉइंट। फिर इम्प्लीमेंट करो, पढ़ाई करना शुरू करो। फिर आपको पता चला सर खाली इवनिंग के पढ़ से कुछ नहीं होगा, मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे इवनिंग में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत मुझे कब पढ़ना पड़ेगा सर? थोड़ा बहुत मुझे नाइट पे पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपका प्लानिंग प्रोसेस खत्म होता है। आई होप अगर अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर बताइएगा और कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे डाल दिया जाएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि पूरा चैप्टर ऐसे टुकड़ों में आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।